ओवर थिंकिंग आज करोड़ों लोगों की समस्या बन गई है। तो इसे कम कैसे किया जाए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर भगवान ने मानव को कोई शक्ति दी है जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाती है, तो वो है एक विकसित मस्तिष्क। मानव में सोचने और समझने की क्षमता होती है और इसलिए मानव को सबसे विकसित जीव माना गया है। सोचने की शक्ति जितनी हमारी मित्र है, उतनी ही हमारी शत्रु भी बन सकती है। अगर हमें यह समझ में ना आए कि इस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, बहुत ज्यादा सोचना ना सिर्फ हमारी उत्पादकता को कम करता है, बल्कि हमें तनाव भी देता है, खुशी को कम करता है और हमारी कार्यशील ऊर्जा को नष्ट कर देता है। ऐसा क्या कारण है कि ज्यादातर लोग इस बात को जानते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाते और सारा दिन बैठकर एक के बाद एक विचारों की श्रृंखला में खो जाते हैं। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है आलस्य। एक आलसी व्यक्ति क्योंकि वह अमल नहीं करता, वह स्वयं को विचारों से ही व्यस्त कर लेता है। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही बनना पड़ता है। पहला कदम होता है ज्ञान योगी बनना, जिसका मतलब है कि क्या करना है इस बात का ज्ञान होना, वह दिशाहीन ना होना। ज्ञान योगी बनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और वे गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है और आपको पूरा रास्ता अच्छे से मालूम है, तो आप कह सकते हैं कि आप ज्ञान योगी हैं। यह ज्ञान आपको भटकने नहीं देगा, पर यह ज्ञान मात्र ही आपको आपके गंतव्य तक ले जाने के लिए काफी नहीं है। आपको इसके लिए चलकर या गाड़ी से जाना होगा, जो आपका कर्म है, और इसको कहते हैं कर्म योगी होना। कई बार लोग सवाल करते हैं कि मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता। इस बात को समझना जरूरी है कि मोटिवेशन के भी कई स्तर होते हैं। एक मोटिवेशन सिर्फ विचारों से आता है। आपने किसी की बात सुनी या पढ़ी और आपको अच्छी लगी और आप मोटिवेट हो गए। अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ यहीं तक सीमित है तो बहुत ही क्षणिक रहेगा, शायद एक दिन में गायब हो जाएगा। ऐसा इसलिए है कि यह सिर्फ ज्ञान योगी था। जब आप उस ज्ञान को कर्म में बदलेंगे और उसके सकारात्मक नतीजे देखेंगे, तब वो मोटिवेशन अधिक स्थायी होगा, क्योंकि यह कर्म योग से आया है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बार दो सगे भाई बेरोजगार थे। दोनों बार बार नौकरी के लिए दर दर भटकते थे। एक दिन शहर से उनका बचपन का मित्र मिलने आया। वह मित्र शहर में होटल चलाता था और एक कारोबारी था। उसने उन दोनों से कहा कि वो दोनों कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर ले। उसने उन दोनों को एक पाव भाजी की दुकान लगाने की सलाह दी। उन्हें पूरी जानकारी दी कि किस तरह से व्यापार करना है। यह भी कहा कि आप नौकरी से ज्यादा कमा सकते हो। दोनों भाइयों को उसकी बात काफी अच्छी लगी और प्रेरणादायक लगी। दोनों भाइयों ने उसका धन्यवाद किए और वहां से चले गए। दोनों भाई अब बहुत उत्साहित थे। उन्हें कुछ ऐसा ज्ञान मिला था जो पहले कभी नहीं मिला था। कभी उन्होंने कारोबार के बारे में सोचा ही नहीं था। उनका मस्तिष्क का दायरा सिर्फ कोई छोटी मोटी नौकरी तक ही सीमित था और दोनों अलग अलग दिशाओं में सोचने लगे। बड़े भाई ने कुछ दिनों तक दुकान लगाने पर विचार किया। वो रोज पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य का जीवन कैसा होगा इस पर विचार करता था। कुछ दिनों बाद उसके मन में यह सब ख्याल आने लगा, क्या होगा अगर व्यवसाय नहीं चला तो? क्या लोग आएंगे मेरी दुकान पर? मैं ठीक से व्यंजन बना पाऊंगा या नहीं? कहीं पैसे डूब गए तो? नहीं, नौकरी ही अच्छी है, देरी से ही सही लेकिन मिल तो जाएगी। यह सब विचार उस पर बहुत हावी होने लगा। वह चाह कर भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि व्यवसाय शुरू कर दे। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने सब भाग्य पर छोड़ दिया और जैसे सब चल रहा था वैसे ही चलता रहा। छोटा भाई भी मित्र के जाने के बाद काफी उत्साहित था। उसने भी सोचना शुरू किया। उसने सोचा क्यों ना शहर का एक चक्कर लगाकर आया जाए, देखा जाए कि कहीं कोई उपयुक्त स्थान हो तो वहां मैं दुकान लगा सकूं। वह एक मंदिर के बाहर रुका और उसने देखा कि उस मंदिर के पास दूर दूर तक कोई खाने पीने की दुकान नहीं थी। उसे एक आशा की किरण दिखने लगी। उसे लगने लगा कि यही सबसे अच्छी जगह है। उसके अंदर एक डर था कि क्या वो व्यंजन खुद बना पाएगा। उसने घर पर एक बार खुद पाव भाजी बनाकर देखी। उसने उसे अपनी पत्नी को खिलाया। बहुत अच्छी नहीं बनी। उसने दोबारा बनाया और 3 से 4 दिन में ही अच्छी पाव भाजी बनने लगा। उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। उसे लगा कि वो यह कर सकता है। उसने अपनी पत्नी के कुछ गहने बेचे और धन जुटाया। उसने पाव भाजी बनाने का सारा सामान, बर्तन इत्यादि खरीदे और उसी मंदिर के बाहर दुकान लगा ली। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। दोनों भाइयों में क्या अंतर था? दोनों के मोटिवेशन में क्या अंतर था? दोनों ही बहुत उत्साहित थे। शुरू में दोनों का मोटिवेशन बराबर था, सिर्फ ज्ञान योगी। लेकिन छोटा भाई ज्ञान योगी के साथ साथ कर्म योगी भी बना। कर्म करने से जो नया मोटिवेशन मिला वो ज्यादा स्थायी था, ज्यादा गहरा था।
क्या छोटे भाई के मन में नकारात्मक विचार नहीं आते होंगे? क्या उसको भी असफलता से डर नहीं लगता होगा? क्या भविष्य की चिंता उसे नहीं सताती होगी? निश्चित रूप से होती होगी। लेकिन जो नई चेतना कर्मयोगी बनने पर मिलती है वो हर नकारात्मकता को दबा देती है। और ऐसी चेतना जब आती है तो व्यक्ति तब तक कार्य को पूरा ना कर ले तब तक चैन से नहीं बैठता। व्यक्ति में मानो एक दबा हुआ ज्वालामुखी होता है जो अचानक फटकर बाहर आने को बेताब हो जाता है। एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो फिर समाप्त ही नहीं होती। सिर्फ ज्ञान योगी नहीं, कर्म योगी भी बनो। आलस्य को त्यागो। सिर्फ ज्ञान योगी होने से इस स्तर का मोटिवेशन नहीं आ सकता। और कुछ ही दिनों में जब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो आप निराश हो जाते हैं और आपको लगता है वह कार्य करने की क्षमता आपके पास नहीं है। एक अपने ही स्टूडेंट की कहानी आपको सुनाता हूँ जो एक बार प्राइवेट बीमा कंपनी में काम करता है। जब वह नया नया कंपनी में लगा था तब बहुत ही शर्मिला, अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव का था। उसे कॉल सेंटर का काम दिया गया था और उसका मित्र इसी कंपनी में सेल्स टीम में था। सेल्स टीम वालों को बीमा पॉलिसी ग्राहकों को बेचने पर कमीशन मिलता है और इसलिए यह लोग अच्छा कमा लेते हैं। उसका भी मन किया कि वह भी सेल्स टीम में चुने जाने के लिए मैनेजर को आवेदन दे, परंतु उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। किसी से बात करने की हिम्मत नहीं थी। किसी से बात करने के नाम से ही उसके पसीने छूट जाते थे। किसी ग्राहक से बात करना तो दूर की बात, किसी ग्राहक से बात करके उसे विश्वास दिलाकर पॉलिसी बेचना तो मानो दूर की बात थी। उसका दोस्त जो सेल्स टीम में था उसने उसे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकते हो, पर वह हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उसने कुछ किताबें भी पढ़ी कि सेल्स कैसे करते हैं। उसका मन थोड़ा मजबूत हुआ। उसने अपने दोस्त से आग्रह किया कि शाम को ऑफिस के बाद अगर वह किसी ग्राहक के घर जाए तो उसे भी साथ ले जाए। उसका दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और शाम को उसे अपने साथ ग्राहकों के पास ले जाना शुरू कर दिया। 10-15 दिन वो साथ गया और अब उसे लगने लगा कि वह भी पॉलिसी बेच सकता है। एक दिन फिर वह अपने दोस्त के साथ गया और उसने दोस्त से कहा कि आज मैं बोलूंगा और तुम चुप रहना, अगर कुछ गड़बड़ कर दूं तो तुम संभाल लेना। उसने ग्राहक को पूरी व्याख्या अकेले दी और अपनी पहली सेल कर दी। अगले ही दिन जब वह मैनेजर से मिला तो उसके चेहरे पर अलग ही तेज था। अब वह यह नहीं सोच रहा था कि सेल्स टीम में जाऊं या ना जाऊं, अब तो वह यह सोच रहा था कि महीने में 100 पॉलिसी बेचूंगा या 200। हमारे सोचने का स्तर भी तभी बढ़ता है जब हम कर्मयोगी बनते हैं। और अगर हम कार्यशील नहीं होते तो जो हमें अपने ऊपर से जो संकोच होता है वह और गहरा होने लगता है और हम अपने सपनों को समय के साथ खुद ही संकुचित कर देते हैं। जब भी हम कार्य करते हैं तो पहले विचार आता है, उसके बाद ही हम कार्य करते हैं, यानी कि हमारे विचार ही बाद में जाकर हमारे कर्म बनते हैं। तो ज्ञान योगी बनने से फायदा यह है कि आपके विचार फिल्टर हो जाते हैं, एक दिशा मिलती है। लेकिन सिर्फ ज्ञान योगी बने रहने से आप ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने कहा था कि आपका सबसे ताकतवर शत्रु भी आपका उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना आपके बेलगाम विचार। अंतहीन विचार जब आते हैं तो आपका समय व्यर्थ होता है। अक्सर हमें यह लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ है, जिनसे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन एक बात तो सोचिए कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपके सामने टेबल पर किताब खुली हुई है और आप दुनिया जहां की बात सोचने में लगे हैं। तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? या तो आपकी खुद से जंग है। दूसरे कितने लोग आपसे मुकाबला कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि यह पता नहीं चल पाता कि सोचते समय रुकना कहाँ है, वो बिंदु या लकीर कौन सी है जहां रुक जाना है, कहाँ गहन में जाना है और कहाँ नहीं। गहराई से सोचने में भी एक खूबसूरती है, लेकिन गहराई में वहीं जाना है जहां आप कुछ हासिल कर रहे हो। जैसे एक तैराक मोती की खोज में समुद्र की गहराई में जाने से कभी नहीं हिचकता। एक उदाहरण देता हूं, मान लो आपके कमरे में एक दीवार है जिस पर आपकी नजर अक्सर जाती है। उस दीवार में कुछ दरारें आ गई हैं, आप उन दरारों को घूरने लगते हैं और अगर आप उनको घूरते रहेंगे तो आपको उसमें कोई मानव चेहरा दिखने लगेगा। जब आप उसे हर रोज घूरेंगे तो वह चेहरा और साफ होता जाएगा और अच्छे से उभर कर आएगा। अगर आप उस पर और सोचने लगेंगे तो शायद आपका मन करेगा कि इस चेहरे को क्यों ना खोजा जाए। क्या वास्तव में इस चेहरे का कोई व्यक्ति जिंदा है? अगर आप कमजोर दिल के हैं तो हो सकता है आप उस दीवार से डरने लगे, आप उस दरार की तरफ देखना ही बंद कर दे। कहीं इस चेहरे में कोई मायावी शक्ति तो नहीं, कहीं कोई भूत पिशाच वगैरह तो नहीं। रात को अगर मैं घर में अकेला हुआ तो कहीं यह दीवार वाला शख्स बाहर तो नहीं आ जाएगा? क्या यह मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बातें कहना चाह रहा है? जब यह सोचेंगे तो फिर सपनों में भी शायद यह आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे स्वप्न भी
उसी से मिलते जुलते होते हैं जो हम पूरी दिन सोचते हैं। यह तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि ज्यादा और बेवजह सोचने से क्या हो सकता है। इसके विपरीत आप अगर औसत सोच वाले व्यक्ति होते हो तो शायद इस तरह विचार सोचते कि जब दीवार पुरानी हो जाती है तो उनमें दरार आना स्वाभाविक है। इन दरारों में ऐसा क्या नया है, दुनिया में लाखों दीवारें हैं। उसी तरह से यह भी एक है। हमारी सोच ही नई संभावनाओं को जन्म देती है और फिर हम उन संभावनाओं में कैद हो जाते हैं और उन्हें असली मान लेते हैं। इस सबसे मुक्ति पाने का एक अच्छा तरीका है कि हम अपने सारे कार्य तो करें लेकिन साक्षी भाव से। यह साक्षी भाव क्या होता है? यह मानकर जीवन को जीना जैसे कोई नाटक चल रहा है। हमें इस नाटक में जो भी रोल दिया गया है उसका हम यथाशक्ति कर्तव्य समझकर निर्वाह करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि यह एक नाटक है तो हम बहुत ज्यादा किसी चीज को अस्थायी मानकर परेशान नहीं होंगे। क्या कोई नाटक में काम करने वाला व्यक्ति किसी चीज से इतना लगाव रखेगा कि वो रोना शुरू कर दे? उसे पता है कि नाटक में जो भी हो रहा है वह काल्पनिक है और प्रत्यक्ष होकर भी असल नहीं है। जब हम एक दर्शक की तरह जीवन की हर गतिविधि को देखते हैं पर उससे जुड़ते नहीं बल्कि खुद को उससे दूर रखते हैं, इसी को साक्षी भाव कहते हैं। क्या साक्षी भाव रखना एक विकल्प है? अगर हम साक्षी भाव नहीं रखेंगे तो हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे। अगर आपका कोई मित्र आपको गाली देता है या आप पर चिल्लाता है, आप उसकी ओर ऐसे देखिए जैसे कोई नाटक चल रहा है। उस नाटक में आप दोनों मित्र हैं और उस नाटक में वो आप पर चिल्ला रहा है। यह विचार आते ही आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, पूरा तनाव गायब हो जाएगा। सिर्फ एक दिन साक्षी भाव अपना कर देखिए, आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। साक्षी भाव का अर्थ परिस्थितियों से दूर भागना नहीं, अपितु परिस्थितियों को अपने ऊपर दुष्प्रभाव ना छोड़ पाने देना है। अगर साक्षी भाव नहीं होगा तो आप अपने मित्र पर उल्टा चिल्लाएंगे, आपको क्रोध आएगा, आपकी मैत्री प्रभावित होगी, ईर्ष्या उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि दोस्ती हमेशा के लिए टूट भी सकती है। इतना ही नहीं, आपके कई दिन इस सब कटुता के बारे में सोचकर व्यर्थ हो जाएंगे। संत ओशो ने साक्षी भाव का एक अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि हंस या बगुला जब झील पर उड़ता है तो उनकी कोई आकांक्षा नहीं है कि झील में उनका प्रतिबिंब बने, मगर प्रतिबिंब बनता है। और ना ही झील की कोई आकांक्षा है कि हंस या बगुले का प्रतिबिंब बनाए, लेकिन प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे ही हंस या बगुला उड़ जाता है तुरंत ही प्रतिबिंब खो जाता है। अगर नदी या हंस यह सोचकर परेशान हो कि प्रतिबिंब कहाँ गया तो दोनों परेशान होंगे। इसी तरह हम भी प्रतिबिंबों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें मानते हैं कि वे रुक जाएं, लेकिन बनना और गायब हो जाना उनकी विशेषता है, उनकी प्रकृति है। प्रतिबिंब से लगाव लगाकर क्या कुछ मिलेगा दुख के अलावा? इसी तरह से हम अतीत में जो हो गया उससे जकड़े रहते हैं। अगर हमसे कुछ गलती हुई, कुछ अपराध हुआ तो वो भी एक प्रतिबिंब तो ही था। आगे की सोचो, हम बहुत सारा समय सिर्फ अतीत में जो हुआ या जो हो सकता था उसी के बारे में सोचकर बिता देते हैं। हम अतीत को छोड़ नहीं पाते, उससे मुक्त ही नहीं हो पाते और यही हमारी सफलता में अड़चन बनता है। अगर आप ये सभी बातें अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो आप ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।